सो हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। डियर, हम बात करने वाले अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। जैसा कि इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में एक टॉपिक पढ़ा था, एक टॉपिक मतलब एक चैप्टर लगभग क्लियर कर लिया था। तो आज आई होप आप उस वीडियो को देखी होंगे। देखिए, अब मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगा और वन बाई वन चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और चलिए, विदाउट वेस्टिंग और टाइम, यदि अभी तक आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए एक नई बुक है, मतलब नया सिलेबस है यूपीवीटी का, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो एनवायरमेंटल स्टडीज को हल्के में ना लीजिए, इसको भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, इसको मोस्टली क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि बहुत हल्की चीज़ है, आराम से पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक आप अभी तैयारी नहीं किए रहेंगे, पढ़े नहीं रहेंगे, एक बार रिवाइज नहीं किए रहेंगे, वीडियो नहीं देखे रहेंगे, तो मेरी गारंटी है कि आप क्या कहेंगे, एग्जाम हॉल में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप लिख नहीं पाएंगे। तो यदि एक बार आप पढ़े रहेंगे तो चीज़ें वन बाई वन क्लियर होती रहेंगी। सो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इसके जो लास्ट वाला लेक्चर था, उसके दूसरे चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारा खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होता है। बाई हमने एकदम एग्जाम्पल के थ्रू सब चीज़ों को अच्छे वे में समझाया था। यदि नहीं समझे तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, देन आफ्टर इसको देखिए। आपका इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का ये दूसरा लेक्चर है। तो ऐसा विकास, देखिए विदाउट वेस्टिंग टाइम काम की बात करने वाले हैं। ऐसा विकास जो वर्तमान मानव जीवन को आसान तो बनाता है या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर या जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी समझौता न करना पड़े, इस प्रकार का। देखिए ये सब चीज़ें क्या है, आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ इसका मेन मोटिव क्या है, मतलब क्या है। देखिए गाइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मोटिव या मेन मकसद, जो मेन मतलब है, ये है कि आजकल क्या है, जो मानव जीवन प्राणी है वो मान लीजिए विकास कर रहा है। विकास कर रहा है मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए, आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए या अपना जीवन आसान बनाने के लिए क्या कर रहा है, वो निरंतर नई नई टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर हो रहा है। वो नई नई चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे उसका काम आसान हो रहा है। तो मान लीजिए आप पैदल कभी जाया करते थे ऑफिस, तो आज जा रहे हैं चार पहिए से, वाहन से, दो पहिए से, साइकिल से। तो मतलब एक विकास हो रहा है। मतलब एक हम अपने जीवन शैली को सरल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो जिससे हम विकास कर रहे हैं, तो वो विकास ऐसा तो नहीं कहीं कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक हो। मतलब आजकल हम क्या कर रहे हैं, बहुत सी कंपनियां हैं, मान लीजिए बहुत सी इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं। कार कंपनी हो गई, बिजली का उत्पादन हो गया, जिससे हमारी गैसें वगैरह निकलती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे आसपास जो हो रही हैं, विकास तो हो रहा है, लेकिन वो कैसा विकास हो रहा है, क्या आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर कोई चीज़ें हो रही हैं? क्या आने वाली पीढ़ी अपना जीवन इस पृथ्वी पे सरवाइव कर पाएगी? यदि नहीं, तो ऐसे डेवलपमेंट को रोकना चाहिए और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए, अर्थात सतत विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। और सतत विकास एक ऐसा विकास है कि जो आज की चीज़ें निर्मित हो रही हैं, आज की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं, को वो क्या आने वाले कल के लिए अभिशाप तो नहीं, जो आज हमारे लिए वरदान है, जिनसे हम अपना काम निपटा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर यदि उसके लिए भी लाभकारी है, उसके लिए भी सही है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो आज की पीढ़ी के साथ साथ दूसरी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर हो, जिससे आने वाली पीढ़ी को कोई भी समस्या न हो जीवन सर्वाइव करने पे पृथ्वी पे। तो ऐसा डेवलपमेंट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आई होप मेरी बात को सुनकर आपको लगभग क्लियरिटी आ गई होगी और आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और मेरी बात के अनुसार इस चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, मतलब टॉपिक क्या है आपका, ऐसा इसमें का जो सिलेबस है वो ऐसा है कि यदि आप सुने रहेंगे, चीज़ों को एक बार पढ़ लेंगे, तो अकॉर्डिंग योर सेंसेस, आपकी आईक्यू लेवल के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार आप चीज़ों को बना करके मेंशन कर सकते हैं कॉपी में। तो ऐसा चीज़ है नहीं कि जिसकी प्रॉपर डिफिनीसन हो। एकदम क्लियरिटी, आप उस चीज़ को बस समझ लीजिए, अपने तरीके से चीज़ों को लिखना आप बेसिकली जानते हैं। तो देखिए, पीडीएफ को भी पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। एक ऐसा विकास जो वर्तमान मानव जीवन को आसान बनाता हो या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता इस प्रकार से करते हो, जो कि आने वाली पीढ़ी या भावी पीढ़ी को अपनी ज़रूरतों व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े। समझौते का मतलब कि आज हम जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह चल रही हैं, उनसे धुएँ वगैरह निकल रहे हैं, तो आने वाले समय क्या प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रदूषण से निपटने के लिए अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा कहने जा रहा है, मतलब समझौता न करना पड़े किसी चीज़ के लिए करने के लिए। लीजिए सांस लेना है, तो ऐसा ना हो कि सब ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के मुंह में डालें, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा समझौता ना करना पड़े, सब कुछ अभी जैसा है वैसा मेंटेन रहे। तो ऐसा विकास करना है हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए सब कुछ। तो ये सब चीज़ें हम बात कर लेते हैं। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो विशेषताएं हैं उसकी
उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब विशेषताएं क्या हैं। तो सतत विकास की संकल्पना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, मतलब जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, स्पेसिफिकेशन जो है वो कुछ निम्नवत हैं, आप देख सकते हैं। सतत विकास एक विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक व आर्थिक संसाधनों का के दोहन को इस तरह से लागू करने पर जोर दिया जाता है कि संसाधन पूर्ण रूप से नष्ट ना हो और भविष्य में संसाधनों के उपयोग पर महत्व दिया जाता है। देखिए संसाधन क्या होते हैं, ये वर्ड से यूज किया, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं जिनका मानव जीवन में उपयोग है, मान लीजिए जिनसे हम अपना जीवन यापन करते हैं, ये यूज करते हैं, संसाधन वही होते हैं, एक प्रकार से रिसोर्सेज होते हैं। मान लीजिए क्या क्या हमारी नदियाँ हैं, पेट्रोलियम है, खाद्य पदार्थ हमारे जो हैं, हमारे क्या है खनिज लवण, ये सब हमारे क्या है संसाधन है जिस जो मानव जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं, जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये संसाधन हो गए। संसाधन अभी देखेंगे दो प्रकार के होते हैं, तो मेनली अभी चीज़ों को समझते हैं। अभी सतत विकास पे हम बात कर रहे हैं, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई, मतलब जो विकास कर रहे हैं वो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक ना हो, सामाजिक व आर्थिक, पर्यावरणीय व संसाधन, इसको आप पढ़ सकते हैं। दोहन करना मतलब उसका जो यूज में ला रहे हैं, ये सब चीज़ें हो गई। अब सतत विकास का प्रयोजन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को के लिए औसत जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना होता है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जाहिर सी बात है, ऐसा ना हो कि आज की जीवन की जो शैली है, लाइफ स्टाइल है, वो अच्छी रहे और आने वाली जो हमारी जीवन की शैली हो, मान लो जो भी पीढ़ी हो, जनरेशन हो, उसकी जो लाइफ स्टाइल हो, जीवन शैली हो, या जो जीवन यापन सर्वाइव करने का सिस्टम हो, वो क्या हो, हमसे ख़राब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी भी गुणवत्ता हमारे जैसे ही हमसे एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा कहने का ये मतलब हो गया। तो सतत विकास की बात की जाए, सतत विकास के आर्थिक के साथ साथ सामाजिक समता व पर्यावरणीय गुणवत्ता को भी ध्यान दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, आर्थिक रूप से जैसे हम अपने विकास में आर्थिक रूप से चाहते हैं, हम अमीर बन जाए, पैसे वाले बन जाए, उसी के साथ साथ हम क्या पर्यावरणीय गुणवत्ता, मतलब पेड़ पौधों को बढ़ावा देना, जीव जंतुओं का जो भक्षण हो रहा है, जीव मान लीजिए पहले बहुत से जीव जंतु थे जो अभी नहीं दिखते, तो इन सभी चीज़ों को भी बढ़ाना है, इनकी गुणवत्ता को भी ध्यान देना है। तो आई होप ये सब चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो में यदि आप बने रहें, और यदि चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि आपको विथ पीडीएफ और चीज़ें वन बाय वन क्लियर करते चल रहा हूँ। कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं। यूपी बोर्ड बीटीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, बनी है। रिसोर्सेज और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं सब बताइए। प्राकृतिक में उपस्थित हुए सभी चीज़ें जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, संसाधन जैसे सूर्य, हवा, नदी, पेट्रोलियम, खनिज इत्यादि, ये हमारे क्या है, ये हमारे रिसोर्सेस हैं, संसाधन है। संसाधन के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। नवीकरणीय संसाधन की बात कर लेते हैं, तो ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम प्रयोग कर लें, फिर से यह प्रयोग करते हैं, मतलब इनकी मात्रा भी जो होती है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है, असीमित मात्रा में होते हैं। ऑक्सीजन, पानी, बायोमास, हवा, सूर्य जो है हमारे नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं अनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल संसाधन, रिसोर्सेज की बात कर ले, तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित होती है, मतलब इनकी जो लिमिटेशन है, मतलब मात्रा है, क्वांटिटी, वो एक फिक्स है। ये इनका बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता, या कह सकते हैं एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता। पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म खनिज पदार्थ, ये सभी आप जानते हैं अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय, ये कह सकते हैं अनवीकरणीय कर सकते हैं, गैर नवीकरणीय भी कह सकते हैं, दो नाम है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये मतलब संसाधन, रिसोर्सेज कह सकते हैं। ये सब चीज़ें हो गई। आप समझ सकते हैं कि यार पेट्रोलियम, कोयला, खनिज पदार्थों को एक बार यूज कर लेने, मान लीजिए पेट्रोलियम का यूज करते हैं, पेट्रोलियम से क्या बनता है हमारा, वही डीजल, पेट्रोल और केरोसिन, ये सब चीज़ें बनती है। तो एक बार यूज करने पे वो क्या होता है कि अब उस दोबारा यूज करने के लिए कुछ चीज़ ऐसे नहीं बनता कि हम उसका यूज करें, परंतु हमारे सूर्य, पानी, हवा, ये सब चीज़ें हैं, ये नॉन मतलब रिन्यूएबल हैं, इसको फिर से यूज कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी असीमित है। ये तो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के बारे में पहले से जानते होंगे, नहीं जानते तो और भी थोड़ा बहुत कर लिए हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी गाइस। पर्यावरण की बात की जाए, इन्वायरमेंट की बात की जाए, तो इन्वायरमेंट बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब है परि प्लस आवरण। परि मतलब हमारे चारों ओर, इस आवरण मतलब जो चीज़ हमें ढकी हुई है अपने, मतलब एक प्रकार सा उसका कवरिंग है, वो हमारा आवरण है। भौतिक आवरण होता है, मतलब भौतिक पर्यावरण होता है। और क्या होता है, जैव मतलब जैविक या बायोटिक इन्वायरमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हो गई, दो प्रकार से होते हैं। तो हमारे आसपास के चारों ओर से घिरे हुए गैसों, चंद्रमा और देखिए वो पर्यावरण क्या होता है, हमारे आस पास के सभी जो गैसों का सभी चीज़ों का जो आवरण है, एक प्रकार से कवरिंग है हमारे आसपास, जहाँ भी हैं आप उसको कंज्यूम मान लीजिए। आपके चारों ओर सूर्य क्या है, तापमान आपके चारों ओर क्या है, विभिन्न गैसें हैं उपस्थित हैं, उनका जो एक आवरण है, घेरा है, वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। तो अर्थात हमारे आसपास की सभी चीज़ें जिनसे हम घिरे हैं, आवरण
का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। या जीवों का सामूहिक रूप से प्रभावित करने वाले सभी कारक, सूर्य जैसे सूर्य, वातावरण, उपस्थित गैसें, विभिन्न हमारे मौसम जो होते हैं हमारे पर्यावरण के अंदर रहते हैं। मतलब क्या हुआ, जीवों को सामूहिक रूप से मतलब मान लीजिए एक ग्रुप में, मान लीजिए तापमान, सूर्य है, हमारा वायु है, हवा, पानी, बरसात और ये सब चीज़ें जो है, मौसम है, पेड़ पौधे हैं, जलवायु, मतलब जो भी है चारों तरफ से हम सामूहिक रूप से हमें प्रभावित कर रहे हैं। वो कारक जो है हमारी क्या है, वो हमारे क्या है, पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण की बात की जाए, पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली सभी अजैविक मतलब नॉन लिविंग, जिसमें क्या होता है जान नहीं होती, नॉन लिविंग जैसे सूर्य, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पृथ्वी आदि जो मानव जीवन व जंतुओं का क्या करते हैं, जो क्या करते हैं मानव जीवन है, मानव जीवन को प्रभावित करते थे। कि इसमें लिखा क्या, पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली सभी चीज़ें अजैविक कारक जैसे सूर्य, ताप, हवा, वर्षा, आर्द्रता, पृथ्वी, वायु आदि जो मानव या मानव जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं, भौतिक पर्यावरण कहलाते हैं। हमारे आसपास की जो ये सब चीज़ें हैं, सूर्य, पृथ्वी, वायु, ये सब चीज़ें जो हैं भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या होती है नॉन लिविंग होती है, जान नहीं होती। ये सब चीज़ें हो गई। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अजय मतलब जैव बायोटिक इन्वायरमेंट क्या है, वे सभी जैविक कारक, लिविंग फैक्टर जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैव पर्यावरण कहलाता है। अर्थात इस पर्यावरण के तात्पर्य से जीवों के बीच आपसी संबंध है, जिससे मिलकर पर्यावरण बना है। हाँ गाइस, यही सब है चीज़ें, आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। पर्यावरण देखिए, मैं जो चीज़ें लिया हूँ, जो चीज़ें लिखा हूँ, वो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नॉलेज, और कहीं ना कहीं डाटा भी एक प्रकार से है, तो वो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फर्जी चीज़ कोई नहीं लिखी कि मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में तो अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे जो भी विचार में आएगा, लेकिन हाँ इसको पढ़े रहेंगे तो मेन थोड़ा थोड़ा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें होती क्या है। क्योंकि अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो अपने आप में भी एक क्या होता है डिमोटिवेट रहेंगे कि हमने पढ़ाई नहीं की। यदि एक बार पढ़े हैं तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी और लिख लेंगे आप। आई होप चीज़ें समझ में आए। पर्यावरण की आवश्यकता है, मानव जीवन व अन्य प्राणियों को जीवन पृथ्वी पर जीने के लिए एक अच्छे पर्यावरण का आवश्यक। हमें पूछा गया है कि पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, मतलब इसकी नीडेड क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए पर्यावरण क्यों जरूरी है। देखिए, पर्यावरण की आवश्यकता की बात की गई है तो मानव जीवन व अन्य प्राणियों को जीवित पृथ्वी पर जीने के लिए एक अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता होती है, बहुत ही आवश्यकता होती है। एक अच्छे पर्यावरण से ही मानव व अन्य प्राणियों का जीवन जीना संभव हो सका है पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधन में कमी आ रही है, जिससे वनों और पेड़ों की कटाई अधिक हो रही है, और औद्योगिक कंपनियों से निकलने वाले प्रदूषण जो हमारे आसपास के वायुमंडल में उपस्थित गैसों को असंतुलित कर रहे हैं, चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यह असंतुलन हो रहा है जो सभी प्राणियों के लिए हानिकारक है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा पे हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए, जिससे पृथ्वी और प्राणी जीव अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें। तो ये एक मान लीजिए एक आप आइडिया लग गया होगा। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर सेंसेस, आपकी समझ के अनुसार, आपकी बातों के अनुसार अपने आप इसको लिख लेंगे। रटना नहीं है यार, कोई चीज़ को रट के क्या करेंगे, भूल जाएंगे आने वाले कल में। तो अभी क्या होगा, तो आप चीज़ों को बस समझिए। हाँ, आपको समझना है बस, पर्यावरण की आवश्यकता एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिएगा। और सो चलिए गाइस, अब क्या करते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, बायोस्फीयर है। जी हाँ गाइस, हमारा क्या अगला टॉपिक है, बायोस्फीयर। मतलब क्या है, बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल। जी हाँ गाइस, जैव मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। आप मेरी बात को भी यदि ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको वन बाय वन चीज़ें क्लियर अपने आप होती जाएंगी। तो हमारे आसपास की सभी चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियाँ, समुद्र, मृदा, वातावरण आदि, मतलब आपके सामने, आपके आसपास जो भी चीज़ें, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी चीज़ें हैं, वो हमारा क्या है कि जैव मंडल है, वो जैव मंडल के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आप मेरी बातों को बस ध्यान से सुनते जाइए, पीडीएफ को पढ़ लीजिए, वन बाय वन चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जीव मंडल या जैव मंडल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। जी हाँ गाइस, इट इज़ ओनली डिवाइड इन 3 पार्ट्स। तो आप देख सकते हैं क्या है बायोस्फीयर, मतलब जैव मंडल है, क्या है स्थल मंडल है, एक क्या है जल मंडल है, एक हमारा वायुमंडल है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेयर है, एक लिथोस्फेयर है। इंग्लिश वाले ध्यान दें, सब इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रॉपर वे में लिखा है, मैं समझा रहा हूँ, चीज़ों को बस समझिए। देखिए लिथोस्फेयर क्या है, इसमें क्या आता है, इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी आदि सारी चीज़ें आती हैं। लिथोस्फीयर की बात की जाए तो हमारे जो पृथ्वी पे हैं भैया, पेड़ पौधे पृथ्वी पे, जीव जंतु पृथ्वी पे, तो वो चीज़ें हमारी स्थल मंडल के अंतर्गत आती हैं। जल मंडल की बात की जाए तो इसमें वे सभी स्रोत जिसमें जल पाया जाता है वो जल मंडल के अंदर का जाता है, जैसा कि महाद्वीप ने समुद्र, महासागर, झील, नदी, ये सब चीज़ें। वायुमंडल की बात की जाए तो ये जल व स्थल मंडल के चारों ओर फैला हुआ, जिसमें सभी गैसें हमारी नाइट्रोजन, N2 मतलब N2 होता है, N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमारा वायुमंडल होता है। देखिए वायुमंडल की बात कर लेते हैं अब।
देखिए वायुमंडल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर में जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें ये थोड़ा मेन है, इसके बारे में ज़्यादा डाटा है और इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो वायुमंडल के बारे में थोड़ा लंबा डाटा है और वायुमंडल कई पार्ट में ये सब चीज़ें हैं, तो आपको बता देते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। वायुमंडल आपके लिए ज़रूरी है। अब पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैस के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। तो इतनी सिंपल सी प्रॉपर सी डिफिनेशन मैंने आपको दे दिया है, जो कि कहीं नहीं मिलने वाला। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें, उनकी परसेंटेज जो क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जानते होंगे प्रॉपर में। नाइट्रोजन 78 से 79% लगभग, ऑक्सीजन क्या है हमारी इतनी परसेंट है, और आर्गन क्या है 20 से 21%, आर्गन 0.34 से 0.3 से 0.93, मतलब इतना है यहाँ लिखा है यार। जो भी चीज़ें हैं, कभी कभी स्पीडली में कुछ गलत मतलब अलग चीज़ बोल देता हूँ, लेकिन लिखा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.03 से 0.04 परसेंटेज तक होती है। और अब कोई अन्य गैसें भी होती हैं, उनके बारे में नहीं जानने वाले हैं। परसेंटेज जान लिए उनका कौन कौन सी गैसें होती हैं ये जान लिए। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैस के आवरण अर्थात वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में या 5 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यही बात की गई है, यही बात की है। वो पाँच परत कौन सी? एक पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। जो पांच मंडल हमारे, वो क्या है? ट्रोपोस्फीयर है, इंग्लिश वाले ध्यान दें, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, आइनोस्फीयर है और एक्सोस्फीयर है। 5 मंडल ये हमारे हो गए, ये हमारे 5 मंडल हो गए। जी हाँ गाइस, हमारे 5 मंडल हो गए। तो इनके बारे में आप थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 5 मंडल का एक चित्र बनाकर मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। देन आफ्टर इसके नीचे हमने क्या किया है, चीज़ों को 1 बाय 1 क्षोभ मंडल, मतलब ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर 1 बाय 1 समझाया है प्रॉपर वे में विथ फुल डिस्क्रिप्शन, मतलब फुल डिस्क्राइब करके। देखिए लिखा क्या है, देखिए आपका पहले जी ये है, मान लीजिए पृथ्वी की सतह, और यहाँ से क्या गया है, हमारा ट्रोपोस्फीयर है, मतलब कि क्षोभ मंडल है। और इसके बाद 50 किलोमीटर तक ये है, यहाँ लिखा है, इसको आप समझिए, बस इसको समझ लीजिए तो काम हो गया। अपने आप बना के लिख लीजिए। देखिए ये ध्रुव है, ध्रुव क्या थे जानते हैं आप? मान लीजिए हमारी पृथ्वी की कुछ ऐसी है, ऐसी स्थिति है, तो ये क्या हो गया, ऊपरी वाला भाग जो हो गया हमारा ध्रुव हो गया ये। और ये हमारा जो हो गया, हमारे विषुवत रेखा हो गई। इसको 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या कह सकते हैं मध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये सब चीज़ें हो गई, या दूसरी चीज़ हो गई, ये जियोग्राफिक हो गई। लेकिन इसमें हम बात कर लेते हैं 0 किलोमीटर। ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, और यहाँ क्या है, ये मान लीजिए ये स्ट्रेटोस्फीयर है, मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, ट्रोपोस्फीयर है, मतलब क्षोभ मंडल। ये 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पे है, और ध्रुव पे मतलब पोलर पे है। और ये क्या है, पोलर पे। यहाँ होता क्या है, इस मंडल में होता क्या है, मौसमी घटनाएं, बादल का बनना, बिजली चमकना, बरसात होना, यही सब घटनाएं हमारे इसमें होती हैं, चित्र में बना है। दूसरे मंडल की बात की जाए, जो कि हमारा आता है समताप मंडल की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, वायुयान वगैरह उड़ते हैं। और इसमें हमारा मेनली जो होता है O3 मतलब ओजोन लेयर पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, जो कि सूर्य से निकलने वाले पैराबैग्निक अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब परावर्तित कर देती है। और तीसरा हमारा क्या है, मेसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल है, जिसमें क्या होता है, एस्ट्रॉइड संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं बना है, वो 50 से 80 किलोमीटर तक है। और देख सकते हैं हमारा जो रेडियो तरंगे बना है, मतलब आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल। तो आयन मंडल में रेडियो संबंधी तरंगे वगैरह होती हैं, जो कि 80 से 640 किलोमीटर के बीच का होता है। और इसके बाद जो आता है एक्सोस्फीयर मतलब बाह्य मंडल, जो कि 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद बहुत अधिक ऊंचाई तक होता है, जिसमें हम कृत्रिम उपग्रह जो है आर्टिफिशियल प्लैनेट ये सब भेजते हैं, सैटेलाइट वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब 1 बाय 1 सो गाइस, चलिए क्षोभ मंडल के बारे में टोटल अबाउट हम जान लेते हैं। जो कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नॉलेज और अकॉर्डिंग और एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर BTUP एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको प्लीज़ समझिएगा। क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, यह मंडल सबसे नज़दीक पृथ्वी पे होता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला मंडल है। क्या आता है, ध्रुवों पर मतलब 8 पोलर पे इसकी क्या होती है, जो स्थिति होती है 8 किलोमीटर तक होता है। वहीं बात की जाए इसकी विषुवत रेखा पे, तो 18 किलोमीटर, जैसा कि चित्र में यहाँ ऊपर चित्र में आपको दिखा था यहाँ। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और क्या होता है, अर्थात इसकी औसत ऊंचाई मतलब 8 इधर हो गई और 18 उधर हो गई, तो औसत क्या होगा, बाई 2 कर देंगे तो 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। जी हाँ गाइस, इसकी 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई होती है। और देखिए गाइस क्या होता है, इस मंडल में बादल का बनना, बिजली चमकना, तूफान आदि मौसमी संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। इस मंडल में ऊपर की ओर जाने पे लगभग 165 अगर मीटर ऊपर जाएंगे पृथ्वी से, तो हमारा क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी के बाद हमारा क्षोभ मंडल आता है 165 मीटर की ऊंचाई पे यदि जाएंगे तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, गिरावट आती है। तो इस तापमान से घटता है, यहाँ लिखा है सब, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर था लगभग 6.5 या 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा घट जाता है ट्रोपोस्फीयर में, मतलब कि हमारा क्षोभ मंडल में क्या होता है,
टेम्परेचर घटता है ऊपर की ओर जाने पे, कितना घटता है वो सब भी डाटा हमने बता दिया। समताप मंडल की बात की जाए, समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, इस मंडल की बात दूसरी, यह मतलब क्षोमंडल की बात दूसरी पृथ्वी की सतह से सौरमंडल की ऊपर की परत है, मतलब कि दूसरी ऊंचाई। आप देख लीजिए यहाँ सब प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। तो यह परत ध्रुवों पर 8 से 50 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 से 50 किलोमीटर, जैसा कि अभी चित्र में दिखाया गया था। वहाँ देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, तो आपको सभी मंडल के बारे में यार इजीली समझ में आ जाएगा, ओवरव्यू हो जाएगा। इस मंडल में ओजोन 3 मतलब O3 की परत पाई जाती है, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज मतलब UV पराबैंगनी किरणों को परावर्तित रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब पृथ्वी पर नहीं आने देता। यह वायुयान उड़ने के लिए आदर्श मंडल माना गया है। मतलब वायुयान हमारे जो उड़ते हैं इंटरनेशनल विमान, वो इसी मंडल में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। तो मध्य मंडल की बात कर ली जाए तो ये समताप मंडल व आयन मंडल के या पूरे वायुमंडल के बीच का मंडल होता है, इसलिए इसे मध्य मंडल कहते हैं। तो यहाँ लिखा है यार, आप जब उस पिक्चर्स को देखेंगे, इस वाली पिक्चर को बात की जाए तो इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी बात कर रहे थे हम कि जो मीसोस्फीयर होता है, मध्य मंडल होता है, वो क्या होता है, वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल तथा आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल के बीच में होता है, या कहें तो ये पूरे वायुमंडल के बीच में होता है। तो यहाँ से हमने बोला, यहाँ से हमने लिखा, यहाँ से हमने चीज़ों को समझाया। मध्य मंडल में और भी चीज़ें मेंशन है। इसकी मोटाई 50 से 80 किलोमीटर है। इस मंडल में न्यूनतम तापमान इतना पाया गया है। उल्कापिंड, ये डाटा वायरी करता रहता है -100 डिग्री से, और भी इधर उधर होता रहता है। तो उल्कापिंड संबंधी सभी जो घटनाएं होती हैं हमारे मध्य मंडल में ही होती हैं। उसमें चित्र भी बना है यार, आप समझ सकते हैं। आयन मंडल की बात की जाए तो आयन मंडल क्या होता है, आयन मंडल यह मंडल 80 से 640 किलोमीटर की मोटाई तक फैला होता है। जी हाँ गाइस, 640 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। देखिए ये प्रॉपर वे में आयन मंडल के बारे में, आयनोस्फीयर के बारे में लिखा है। मंडल इतना किलोमीटर की मतलब 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई या मोटाई तक फैला है। ये रेडियो तरंगे पाई जाती हैं, जिससे रेडियो संचार संबंधी सभी व्यवस्थाएं पृथ्वी से इसी मंडल में पर पाई जाती हैं, अर्थात पृथ्वी से छोड़ी गई तरंगे इसी मंडल में परिवर्तित होती हैं। देखिए बहुत स्पीडली मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वी हैव आल्सो नो टाइम। सो गाइस, आप समझ सकते हैं समस्याओं को, तो आप भी पढ़ सकते हैं। मेरे समझ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। वायुमंडल, यदि आप कमेंट कीजिए कोई भी विशेष प्रकार की यदि दिक्कत हो तो। वायुमंडल मतलब लास्ट वाला हम बात करने वाले हैं, जो कि क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। वायुमंडल क्या होता है, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल होता है, जिसके कारण ही इसे वायुमंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये 640 किलोमीटर आयन मंडल की ऊंचाई के बाद बहुत अधिक ऊंचाई तक फैला होता है। इस मंडल में हल्की गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं, और सभी कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो मंडल के बारे में जो बात की, बायोस्फीयर के बारे में, जिसमें हम वायुमंडल के बारे में पढ़े, वायुमंडल में 5 परतों के बारे में पढ़े, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल और स्टेट, ये सब जो भी चीज़ें हैं, और पृथ्वी जो गैसों की मात्रा वगैरह है, इसके बारे में हमने पढ़ी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पहले से ही मालूम होगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, आप वीडियो को फिर से रोक करके पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ ना क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हम अब बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में अगले टॉपिक की ओर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।